हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइट रेड का मैच, जो कि होने जा रहा है डरहम और यॉर्कशायर के बीच में। ये मैच होने जा रहा है रिवरसाइड ग्राउंड चेस्टरले स्ट्रीट में, जिस ग्राउंड का जो लास्ट मैच था और ओवरऑल भी डरहम का जो लास्ट मैच था वो हमने कवर करा था वारविकशायर के अगेंस्ट में जो हुआ था, जो बहुत बढ़िया गया था हमारे लिए रिजल्ट। तो स्क्वाड तो अभी भी डरहम ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आप उम्मीद रख सकते हैं लगभग लगभग सेम ही टीम के साथ वो उतर सकते हैं। यॉर्कशायर कल ही खेल के आ रही है और हार के आ रही है अपने घर पे वारविकशायर के ही अगेंस्ट में। तो दोनों ही टीम अपना आखिरी मैच अपने अपने घर पे वारविकशायर के अगेंस्ट में खेल के और हार के आ रही है। अगर करंट पोजीशन की बात करी जाए तो यॉर्कशायर के पास मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी अभी भी है, मतलब मैथमेटिकली नहीं, काफ़ी सही पॉसिबिलिटी है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए। हालांकि उन्होंने एक मैच ज़्यादा खेल के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उनको जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यॉर्कशायर के पास भी मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो चांसेस काफ़ी कम होते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले जो 3 या 4 मैचेस हैं, 3 मैचेस हैं मेरे ख्याल से, वो सब के सब मैच उन्होंने जीतने पड़ेंगे। तब जाके वो कुछ सोच सकते हैं कि नहीं हम क्वार्टर फाइनल पहुँच सकते हैं या नहीं, वो चांसेस बन सकता है। ठीक है, इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है जो कि यॉर्कशायर के घर पे हुआ था। वो मैच भी हमने कवर करा था, वो मैच भी हमारे लिए काफ़ी सही गया था। अभी हम बात करेंगे इस मैच के बारे में। डरहम के लिए ये मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका होम मैच भी है। मैथमेटिकली थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी जो है वो उनको बचा कर रखनी पड़ेगी। यॉर्कशायर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यॉर्कशायर तो अभी लीग टेबल में ऊपर ही है। तो दोनों ही टीमों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट डरहम के लिए इसलिए होगा क्योंकि ये उनका होम मैच है और आखिरी होम मैच भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवरसाइड ग्राउंड चेस्टरले स्ट्रीट जो कि डरहम का घर है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो यॉर्कशायर यहाँ पर डरहम के साथ ड्रॉ कर रही है 2-2 से। अच्छा, इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर हम कल वाले मैचेस के रिजल्ट की बात करें तो कल हमने दोनों मैच कवर करे थे। एक था सरे और मिडिल सिक्स का, और दूसरा था नॉटिंघमशायर का जो मेरे ख्याल से वोस्टरशायर के अगेंस्ट में था। जी हाँ, वो मैच, दोनों ही मैच काफ़ी अच्छा गया था। सारे वाले मैच में तो आपने वन साइडेडली विन किया होगा। अगर आपने होल्डन को रखा होगा तो मैंने बताया हुआ था होल्डन के बारे में। हालांकि मैच का रिजल्ट तो हमने प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, कोई भी शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पाया होगा कि मिडिल सिक्स जीत ही जाएगी। जो टीम कभी जीती नहीं है 10 मैच तक, वो जीत जाएगी। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था, लेकिन फैंटेसी में मुझे लगता है आपके लिए स्मॉल लीग स्पेशली अच्छा ही गया होगा। और वुस्टरशायर वाला मैच भी बहुत बढ़िया गया था हमारे लिए। हमने कैल्विन हैरिसन की बात करी थी कि लेग स्पिनर है, उनको छोड़ना नहीं है, तो वो इफेक्टिव हुए थे। बाकी भी जो प्लेयर्स के बारे में हमने बातें करी थी सब कुछ सही ही था। रिजल्ट वहाँ पे भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इजी विन मेरे ख्याल से वहाँ पे हुआ होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन वगैरह सब कुछ सही था, ज़्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस किसी से भी ऐसा नहीं आया था। ठीक है, और टॉम मोर्स के बारे में भी मैंने बातें करी थी, अगर आपने उनको भी लिया होगा तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत एज मिला होगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे गए थे दोनों ही मैच के रिजल्ट। वॉस्टरशायर वाला ज़्यादा बेहतर था। सरे वाला अगर आपने होल्डन का रिस्क लिया होगा तो वन साइडेड विन हुआ होगा। नहीं भी मुझे लगता है, नहीं भी लिया होगा तो मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट ही गया होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। स्टार्ट कर रहे हैं हम 2020 से, जो मैच चेस्टरले स्ट्रीट में ही हुआ था। तो पहला मैच जो अपने को इस ग्राउंड पे देखने मिल रहा है, यॉर्कशायर ने यहाँ पे बना था 193। यहाँ पे जिन प्लेयर्स के मोस्टली रिकॉर्ड्स हैं वो देखो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से अगर हम बात करें तो खाली एडम लाइट आपको मिलेंगे। बाकी विल फ्रेन के यहाँ पे अच्छे रिकॉर्ड्स थे, लेकिन वो खेल नहीं रहे, कुछ तो रन्स हैं। बाकी बॉलरों में से कॉफलिन पता नहीं है स्क्वाड में है या नहीं, क्योंकि स्क्वाड तो कोई अनाउंस किया नहीं है, लेकिन 2 मैच पहले तक तो वो खेल रहे थे। डरहम चेज नहीं कर पाई, जहाँ पर आपको क्लार्क और लीस, ये दोनों नाम थोड़ा गौर से देखना, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। बाकी बॉलरों में से मैट फिशर जो करंटली खेल रहे हैं ये है। तो इस मैच में यॉर्कशायर ने काफ़ी इजी मार्जिन से जीत हासिल करा। बैटिंग से भी डोमिनेट करा, बॉलिंग से भी डोमिनेट करा, 10 विकेट भी निकाले और 198 रन भी बनाए सिर्फ 3 विकेट खो के। तो ओवरऑल उनका डोमिनेशन था। लेकिन करंट स्क्वाड में लाइट, मेरे ख्याल से कॉफलिन भी शायद अवेलेबल हो सकते हैं, पता नहीं, क्लार्क, ये मेजर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। अगला मैच हुआ लीड्स में। यहाँ पे डरहम ने बनाया था बहुत कम स्कोर, तो दोनों ही मैच में अब तक डरहम ऑल आउट हो रही है। यहाँ पे भी क्लार्क के कुछ स्टार्ट्स हैं, बेन रेन कार्ड्स के कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। लाइट ने यहाँ पर बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करा थॉमसन के साथ। थॉमसन एनीवेज बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते भी हैं, तो वो है। यॉर्कशायर इस बार 104 पर निपट गई और वो भी अपने घर पे। ठीक है, जहाँ पर लाइट के कुछ स्कोर थे, लेकिन ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कॉफलिन यहाँ पर भी अच्छा कर रहे हैं त्रिवास्किस और कार्स के साथ। कार्स अभी बैटिंग के ऑप्शन के तौर पे ही खेल रहे हैं और ऑलराउंडर सेक्शन में है, तो लोग उनको ले नहीं रहे हैं और लेने का कोई मतलब भी नहीं है। बहुत नीचे बैटिंग आ रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनका एक विकेट था और 27 रन भी थे। बाकी कॉफलिन के दोनों मैच में नाम आए हैं और त्रिवास्किस के परफॉर्मेंस थे। और यॉर्कशायर का बैटिंग फ्लक्चुएट कर रहा है, एक में 198 फॉर 3 और यहाँ पर 104 पर वो निपट गए। दूसरा मैच जो इस ग्राउंड पे अपने को देखने मिल रहा है, डरहम की बैटिंग यहाँ पे भी डिसेंट रही थी, लेकिन 8 विकेट उन्होंने यहाँ पे भी खोए। यॉर्कशायर से बॉलिंग साइड उतनी अच्छी होती नहीं है जनरली, लेकिन उन्होंने 28 विकेट निकाले हैं पॉसिबल 30 में से अभी तक 3 मैचों में। क्लार्क के यहाँ पे भी स्टार्ट थे,
कार्ड्स के कुछ स्कोर्स थे, ऊपर 27 था, यहाँ पे 51। कॉफलिन एक बार फिर से उनका नाम आया है। थॉमसन बॉलिंग फर्स्ट तो चलो अच्छा करते ही हैं। यॉर्कशायर फिर से पीछे रह गई 161। करंट स्क्वाड में कोई भी नहीं है, बेयरस्टो और ब्रूक्स के रन थे। बाकी बॉलरों में से कार्ड्स फिर से एक विकेट ले रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है, रेन और त्रिवास्की, जो आपको करंट स्क्वाड में दिख जाएंगे। अगला मैच ये लीड्स में हुआ, यहाँ पे भी डरहम ने बेहतर बल्लेबाजी करी। तो वो पहले मैच के बाद से ना डरहम की बैटिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। क्लार्क ने यहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी और जो स्टार्ट वो 25-30 रन के भीतर ले रहे थे वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया। ओली रॉबिन्सन के साथ थॉमसन तो बॉलिंग फर्स्ट में चल रही है। यॉर्कशायर ने इस बार चेस कर लिया रन को। लाइथ के यहाँ पे परफॉर्मेंस थे, लाइथ के ऊपर भी एक दो बार नाम आए थे, ज़्यादा नहीं था रन, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चेस करवा दिया। बाकी बेन रेन, पिछले सीजन का जो आखिरी मैच हुआ था यहाँ पे भी यॉर्कशायर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, यहाँ पे भी लाइथ ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। तो लाइथ के चलने ना चलने के ऊपर यॉर्कशायर की बैटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। जो 2 बार उन्होंने 200 रन बनाए हैं यॉर्कशायर ने, वहाँ पे लाइथ चले हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ बॉलर से मुझे त्रिवास्की का 1 विकेट और डरहम यहाँ पर काफ़ी पीछे रह गई। ओली रॉबिन्सन ने यहाँ पे भी हालांकि रन बनाया था माइकल जोन्स के साथ और डोमिनिक बेस के 2 विकेट से, जो मैच चेस्टर स्ट्रीट में ऑब्वियसली हुआ था। और ये कुछ बॉलर से लास्ट मैच जो हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, जो इस ग्राउंड पे भी हुआ था, यहाँ पे भी वो 2 नाम, ओली रॉबिन्सन तीसरी बार लगातार उन्होंने रन बनाया है। 3 मैच उन्होंने खेले हैं जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से केंट से, तो तीनों ही मैच में उन्होंने रन बनाया है। यहाँ पर माइकल जोन्स के भी रन है, लीज का भी यहाँ बड़ा स्कोर था, ये कुछ बॉलर से। लाइथ ने यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करा। तो देखो इस सीजन में वो फॉर्म पे नहीं है, एक भी बड़ा इनिंग्स नहीं आया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनके लगभग हैं। 6 में से 5-4 मैचेस में तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। बाकी ये कुछ प्लेयर्स थे जहाँ में से टाटा सल, थॉमसन के भी बॉलिंग फर्स्ट अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। यहाँ पर भले ही उन्होंने बॉलिंग से विकेट ना निकाला हो, लेकिन 33 रन बनाए थे, तो आराम से 50 के आसपास पॉइंट्स था। बाकी वीसी टाटा सल के परफॉर्मेंस थे। रेन ने बॉलिंग सेकंड में मेरे ख्याल से जितनी बार भी करी है उन्होंने विकेट्स निकाला है। बाकी ये कुछ थे, तो रेन नोटिस करो यहाँ पर बॉलिंग सेकंड कराई 3 विकेट, उसके बाद यहाँ पर भी बॉलिंग सेकंड कराई 2 विकेट, यहाँ पर भी बॉलिंग सेकंड 2 विकेट, ये मैच भी वो विकेट नहीं था। तो एक मैच को छोड़ के बाकी 4 में से 3 बार रेन ने बॉलिंग सेकंड में विकेट्स निकाले हैं और 2-2 करके निकाले हैं। एक मैच खाली उनका मिस किया है, पता नहीं, हाँ खेले तो थे लेकिन विकेट्स नहीं निकाला था, ठीक है। तो इस फिक्चर में ये जो पहला मैच था यहाँ पे डरहम 169 पर निपट गई थी, वहाँ भी कम स्कोर तो चलो नहीं था, लेकिन उसके बाद से एज ए बैटिंग साइड उन्होंने इम्प्रूव किया है। ये जो पिछले 2020 वाले जो 2 मैचेस हैं उसके बाद से 2021 से उन्होंने इम्प्रूव किया है 181, उसके बाद 207 बना दिया, यहाँ पे भी उन्होंने 217 बना दिया। तो दिन दिन उनके रन्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। यॉर्कशायर ऐसे बैटिंग साइड कभी बुरी रही नहीं है, अगर आप पहले मैच से नोटिस करेंगे, देखो 198 था, एक बार यहाँ पे उनका कोलैप्स हुआ था बस 104 पे, उसके बाद 161, यहाँ पे भी 210 बनाया था, चेस कर दिया था, यहाँ पे 201 रन, और लास्ट मैच भी 189 तक वो गए थे, लेकिन वो चेस नहीं कर पाए थे। तो ये फिक्चर बहुत कम स्कोर तो नहीं दिखा रहा है, एक यॉर्कशायर की तरफ से और शायद एक आप डरहम की तरफ से कह भी लो, यहाँ पे कम स्कोर बने होंगे, नहीं तो ओवरऑल 200 के पार भी यहाँ पर स्कोर पहुँचे हैं, 190 180 के ऊपर तो स्कोर पहुँच ही रहा है, ठीक है। यॉर्कशायर ऐसे बैटिंग साइड अच्छी होती है तो वो भी यहाँ पर दर्शा रहा है, और उनकी बॉलिंग नहीं अच्छी होती है तो वो भी डरहम की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम चेस्टर स्ट्रेट वाले मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो हमें 3 मैच मिलेगा 6 में से। 2020 में क्या हुआ, यॉर्कशायर ने बनाया 193, लाइथ, कॉफलिन, क्लार्क मेजर परफॉर्मर्स। 2021 में क्या हुआ, डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी, इस बार भी हमें क्लार्क, कॉफलिन दिख रहे हैं, बाकी कार्स और थॉमसन यहाँ पर ऐड हुए, और बाकी बॉलरों में से भी यहाँ पे रेन थे। रेन ने 4 बार बॉलिंग सेकंड कराई है, इस ग्राउंड में हो या किसी भी ग्राउंड में हो, उनमें से 3 बार उन्होंने 2-2 करके मिनिमम विकेट्स निकाले हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन का मैच था, यहाँ पे भी यॉर्कशायर ने पहले बल्लेबाजी करी, लाइथ के बड़े स्कोर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लाइथ और यॉर्कशायर ने दोनों बार बैटिंग फर्स्ट करी है इस ग्राउंड पे, और दोनों ही बार लाइथ के रन्स थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन थे। अभी देखो फॉर्म उनका इतना अच्छा नहीं है, तो शायद आप उतना कंसीडर ना भी करो रिकॉर्ड्स को, लेकिन ये है। बाकी बॉलरों में बैटिंग में से ओली रॉबिन्सन, माइकल जोन्स, ये दोनों जो नए ज्वाइन हुए हैं, और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। थॉमसन का यहाँ पर 1 विकेट था, थॉमसन तो एनीवेज इंपॉर्टेंट है तो वो बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जो प्लेयर और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो रहा है, वो भी मेरे ख्याल से परसेंटेज प्लेयर ही होगा, तो ज़्यादा बातें करने का मतलब तो नहीं है, वो है ओली रॉबिन्सन। 3 मैच उन्होंने खेले हैं ज्वाइन करने के बाद केंट से। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट 56, यहाँ पे बैटिंग सेकंड 44, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट 64। और माइकल जोन्स का भी वही सीन चल रहा है, 2 मैच उन्होंने खेले हैं, एक में 34 और एक में 43, ठीक है। लीज कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन बड़े स्कोर इनके भी हैं, एक 90 जो लास्ट मैच उन्होंने बनाया था। ग्राहम क्लार्क ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने भी ज़्यादा ही कंसिस्टेंटली स्कोर बनाए हैं। बिल्कुल जो लास्ट मैच उन्होंने 90 बनाया था, और उसके पहले बिल्कुल पहले वाले मैच पर हमें उनका
24 देखने मिला है। बाकी लीज कुछ कंसिस्टेंट तो इस फिक्सचर में है नहीं। ग्राहम क्लार्क हैं, 250s हैं उनके। यहाँ पे 68 था जो पहला मैच था इस ग्राउंड पे, उसके बाद 28, यहाँ पे भी 34 और यहाँ पे भी उन्होंने 65 बनाया था, तो 250s तो है। ठीक है, 6 में से 2 बार 50 है, 30 के भी स्कोर्स हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है उनका। तो इन दोनों में से अगर आपको एक को लेना है तो ग्राहम क्लार्क के रिकॉर्ड्स बेहतर हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। हालांकि ग्राउंड के बारे में हम जब बातें करने जाएंगे तब चीज़ें थोड़ी बदलने वाली हैं, लेकिन अभी के लिए ये आप पकड़ के चलो। और बॉलरों में से बेन रेन एक नाम आपको देखने मिल रहे हैं जिनके परफॉर्मेंसेस हैं, और जॉर्डन थॉमसन। इसके अलावा कोई ज़्यादा कंसिस्टेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस अपने को देखने नहीं मिला है अगर आप नोटिस करेंगे तो। डोमिनिक बेस का इस बार 2 विकेट था, बॉर्थविक तो चलो नहीं है। जॉर्डन थॉमसन और बेन रेन का तो अपन ने बता ही दिया, ये दोनों का ही ज़्यादा से ज़्यादा। कॉफलिन का एक नाम है, अभी पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं, लेकिन कॉफलिन के रिकॉर्ड्स हैं। पहले 1-2 मैच में उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा था, बैटिंग जब मिली बैटिंग से भी परफॉर्म करा, वो है। लेकिन अगर वो खेलते हैं तभी, नहीं तो शायद आप ना लो। यहाँ पे 2 विकेट था, यहाँ पे 3 विकेट था, ठीक है। उसके बाद वो शायद खेले नहीं होंगे यहाँ पे भी, और अभी भी वो खेलेंगे या नहीं अपने को पता नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बैटिंग से पुराने प्लेयर्स में से लाइथ डरहम की तरफ से जो ग्राहम क्लार्क और लीज जो पुराने प्लेयर्स हैं, और नए प्लेयर्स में से रॉबिन्सन और माइकल जोन्स, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके परफॉर्मेंसेस हैं। बहुत ज़्यादा समराइज़ करने वाली कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो जो नाम अपने को मिले हैं वो हमने नोटिस करवा लिया है, वो आप फोकस पे रख सकते हो। मैं फिर से अगर रिमाइंड करवा दूं कि चेस्टरली स्ट्रीट में कौन कौन से परफॉर्मेंस अपने को देखने मिले हैं, तो फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो, लाइट अपने को देखने मिले हैं, यॉर्कशायर ने 2 बार बैटिंग करी, 2 बार उनके रन से। बाकी माइकल जोन्स और रॉबिन्सन तो चलो ओवरऑल आपके लिए है ही इंपॉर्टेंट। माइकल जोन्स का तो इंपॉर्टेंस ग्राउंड में बढ़ेगा, वो आगे हम बात करेंगे। अगर आपने ग्राउंड के बाकी मैचेस जो हमने कवर करे हैं वो देख रखा होगा तो ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर नहीं है मैं आगे बताता हूँ। ओल्ड रॉबिन्सन परसेंटेज कीपर होने वाले हैं, बात करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आ जाओगे तो क्लार्क और कार्ड्स आपको मिल जाएंगे एडेड होते हुए, और यहाँ पे भी क्लार्क का नाम आपको देखने मिल जाएगा कॉफलिन के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें, बहुत ज़्यादा कुछ रिलेवेंट नहीं है, जितना है जो भी है। अभी अगर हम ग्राउंड के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ देखने मिलता है देख लेते हैं। इस ग्राउंड पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे मैचेस कवर करके रखे हैं, तो आई होप आपको तो काफ़ी आइडिया लगा ही होगा। टूर्नामेंट से ख़त्म होने आया है और ये आखिरी मैच भी है इस ग्राउंड पे, तो आई होप आपको आइडिया है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो पता नहीं क्यों नहीं है, होना तो चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा समरी कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करके रखा हुआ है कि इस ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं। जनरली 180 प्लस अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप जीत सकते हैं। शायद आपको पेसर ज़्यादा विकेट लेते हुए दिख भी जाए, लेकिन यहाँ पे हेल्प अगर आप किसी की बात करेंगे तो स्पिनर्स के लिए है। लेग स्पिनर्स जनरली यहाँ पे खाली हाथ नहीं जाते हैं। साउटर ने बॉलिंग फर्स्ट में यहाँ पर धमाका मचा के रखा हुआ है। इवन अगर स्लो बॉलर्स कोई होते हैं जिनको वेरिएशन निकालना आता है, वो भी यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। ये बातें हमने करके रखी हुई है इस ग्राउंड के बारे में। तो देखते हैं क्या हो रहा है, और जो प्लेयर्स टिक के खेल सकते हैं या टाइम लेके खेलते हैं वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं। हमेशा तो शायद नहीं, लेकिन 10 में से 7 बार 8 बार वो अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से ओली रॉबिन्सन, माइकल जोन्स जैसे प्लेयर्स के यहाँ पे काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। ठीक है, देखो पिछले सीज़न का जो लास्ट 1-2 मैच है वो हम पहले देख लेते हैं। नहीं, पिछले सीज़न के नहीं, इस सीज़न के मैचेस देख लेते हैं। तो डरहम बनाम नॉटिंघमशायर का पहला मैच था, क्या हुआ? ग्राहम क्लार्क कुछ रन थे, जोन्स रॉबिन्सन आपको दिख रहे हैं, टर्नर रन्स हैं। देखो ज़्यादा कंसिस्टेंटली शायद नहीं हो, लेकिन रन्स हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है। इसीलिए ग्राहम क्लार्क का क्या है कि अगर आप इनके सामने स्पिनर्स लगाओगे तो ये विकेट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पिनर नहीं लगाओगे तो ये जो 29 रन भी उन्होंने बनाए थे 15 गेंदों में बनाए थे, तो इतनी जल्दी वो रन बना सकते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी है इनके पास। बाकी जोन्स और रॉबिन्सन मैंने बताया, एस्टन टर्नर के भी कुछ स्कोर्स हैं। पेसर्स के अपर हैंड है, आप जैसे मैंने बताया कि पेसर्स ही शायद आपको विकेट लेते हुए दिख जाए, लेकिन हेल्प उतना ज़्यादा नहीं था। जिन पेसर्स ने विकेट निकाला था उनके 10-12 के ऊपर इकोनॉमी थे, खाली मुलानी को छोड़ के जिनके पास पेस नहीं होता उनको विकेट मिला और हेल्प भी। चेस हो गया आखिरी ओवर में जाके, जहाँ पे ट्रेवस्किस, टर्नर, साउटर सारे के सारे स्पिनर्स हैं, और बेन रेन जो भी बहुत स्लो बॉलिंग कराते हैं उनके 2 विकेट्स। बॉलिंग सेकंड में बेन रेन के रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, ये हमने हेड टू हेड में भी देखा, यहाँ पे भी वो चीज़ आपको दिख जाएगी काफ़ी बार। अगला मैच लैंकाशायर बनाम डरहम। साउटर बॉलिंग फर्स्ट, नोटिस करना 2 विकेट। बाकी पार्नेल कंसिस्टेंट है, जब से इन्होंने खेला है हमेशा ही विकेट ले रहे हैं, 1 हो 2 हो 3 हो जो भी हो, लेकिन वो ले रहे हैं। बेन रेन के बॉलिंग फर्स्ट में विकेट से, डेली डेवी खेल तो नहीं रहे हैं। बाकी ग्लोवर के विकेट है। डरहम ने चेस कर लिया, क्लार्क का वही देखो उसी बीच रन है। बाकी लीज जो बेहतर चेस में करते हैं, और ये दोनों कंसिस्टेंट, जोन्स और रॉबिन्सन, स्पिनर्स के 3 विकेट। अगला मैच डरहम बनाम लेस्टेरशायर का मैच हुआ, यहाँ पे भी जोन्स और रॉबिन्सन चले, कम हो ज़्यादा हो लेकिन है रन टर्नर के स्कोर्स। लेस्टेरशायर ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया, जहाँ पे पार्नेल खाली कंसिस्टेंट है, और साउटर के बॉलिंग सेकंड में उतने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है, कभी कभी विकेट लेस भी गए हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में अभी तक वो बहुत ही अच्छा करके आए हैं।
अगले मैच पर फिर से उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई, वही साउटर, और 4 विकेट निकाल लिया। बाकी पांड्या खाली कंसिस्टेंट हैं, 1 हो 2 हो विकेट वो निकाल रहे हैं नॉर्थन रशिया के अगेंस्ट में। डरहम ने यहाँ पर चेस कर लिया, फिर से क्लार्क और लीस आपको दिख रहे हैं। लीस चेस में थोड़े कंसिस्टेंट होते हैं, क्लार्क कंसिस्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप जल्दी इनके आगे स्पिनर नहीं लगाओगे तो ये ऐसे रन बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी टर्नर पेसर्स के साथ स्पिनर्स ने यहाँ पर ज़्यादा विकेट्स निकाला, लेकिन जब तक निकाला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो डिफरेंस करके गए थे ग्राहम क्लार्क। और ग्राहम क्लार्क 55 रन बना रहे हैं, मतलब समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा गेंद नहीं लेते हैं, 25-30 गेंद के भीतर ही मामला खत्म कर चुके होंगे। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे डरहम ने पहले बल्लेबाजी करी लीज के कुछ स्टार्ट से, लेकिन उतना खास कुछ नहीं। जोन्स ने यहाँ पर रन बनाया था, रॉबिन्सन यहाँ पे नहीं चले। कार्ड्स का पहला मैच था, इंजरी के बाद रन उन्होंने बनाया, पेसर्स का अपर हैंड। डर्विशायर ने चेस नहीं कर पाई रन को। पार्नेल जो 1-2 विकेट निकाल रहे थे, उन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला, बाकी साउटर और कॉफलिन के भी विकेट से। और नोटिस करो कि ये जो बीच में जो एक आध मैच आपको दिख रहा है कि बहुत इजीली 170-180 के आसपास रन चेस हो रहा है, वहाँ पे वही चीज़ें हैं कि अगर शुरुआती ओवर्स में स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया और विकेट्स नहीं निकाला गया तो रन बन जाता है पावर प्ले में, उसका फ़ायदा मिलता है। नहीं तो अगर आप सामने स्पिनर्स लगा देते हो शुरुआत से ही तो उसका फ़ायदा मिल सकता है बॉलिंग सेकंड करने वाली टीम को। और यहाँ पे वही हुआ, मैच जीत सकती थी डर्बीशायर, एक टाइम तक ऐसा लग भी रहा था कि वो जीत जाएंगे। देखो विकेट ज़्यादा नहीं खोया था उन्होंने, लेकिन रनों को रोक दिया था बीच में स्पिनर्स ने आके। वही मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट काफ़ी रहता है, हेल्प काफ़ी रहता है स्पिनर्स के लिए, विकेट भले मिला ना मिले। आप नोटिस कर सकते हो सिर्फ 5 विकेट खोया था टीम ने, लेकिन उसके बावजूद वो जो जीत नहीं पाए। लास्ट मैच जो हुआ था डरहम बनाम बर्मिंघम के अगेंस्ट में, 146 ज़्यादा स्कोर नहीं था, रॉबिन्सन के स्कोर थे। तो देखो एक मैच में रॉबिन्सन फेल हुए थे, यहाँ पे माइकल जोन्स फेल हो गए। बाकी टर्नर ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी, 3 विकेट पेसर्स के, 2 विकेट स्पिनर्स के। बर्मिंघम चेज कर गई रन को, लेकिन कितनी मुश्किलों के बाद 8 विकेट खो के लास्ट ओवर में जाके फोर्थ लास्ट बॉल में जाके उन्होंने मैच को चेस किया। त्रेवास्किस, साउटर, ये सारे स्पिनर्स हैं। और बेन रेन का भी वही है कि वो स्लो बॉलिंग कराते हैं, तो उनके नोटिस करे हैं आपने कि बॉलिंग सेकंड में बेन रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बंचेस में विकेट भी ले चुके हैं, हर मैच तो कोई ना चले, लेकिन इनके बॉलिंग सेकंड में बेहतर परफॉर्मेंसेस हैं। पार्नेल एकमात्र बॉलर हैं जो काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से हर मैच में विकेट लिए हैं इन्होंने। देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 विकेट, उसके बाद यहाँ पे 1 विकेट फिर से निकाला था, मैच भले ही हार गई टीम। यहाँ पे भी 2 विकेट, और यहाँ पे वो खेले नहीं। तो जब से वो उन्होंने इस टीम को ज्वाइन किया है इस ग्राउंड पे, तो अभी तक विकेटलेस गए नहीं हैं। साउटर का बॉलिंग सेकंड उतना खास नहीं, लेकिन एनीवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेग स्पिनर है। बेन रेन बॉलिंग सेकंड में तो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग फर्स्ट में उतना खास कुछ नहीं। त्रिवास्किस का तो वही है कि 1-2 विकेट कभी कभार निकाल लें, इनका आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इस छोटी फॉर्मेट में, बड़ी फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो वही बात है कि इस ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं। अगर आपने 180 बना दिया एक टाइट बॉलिंग के साथ, आप यहाँ पर आराम से डिफेंड कर सकते हो। 150 भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल में डाल दिया था सामने वाली टीम को। लेकिन अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, स्लो बॉलर्स या स्पिनर्स आपका काम नहीं कर पा रहे, तो वो मुश्किल बन सकती है। अभी अगर हम देखो, डरहम के पास तो है, स्पिनर्स हैं, उन्होंने काम करके भी दिखाया हुआ है कुछ मैचेस में। डरहम के पास साउटर हैं, त्रिवास्किस हैं, टर्नर भी बॉलिंग करा लेते हैं, और बेन रेन के रूप में इनके पास वो स्लो बॉलिंग का ऑप्शन भी है। अभी अगर हम सामने वाली टीम में देखेंगे, यॉर्कशायर की टीम में, तो अपने को देखना ये पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो ये रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ग्राउंड की बातें। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ दिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है यॉर्कशायर की तरफ से। एडम लाइथ और डेविड मलान ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद वार्टन है, टैटरसेल, शान मसूद। ये सीज़न तो बिल्कुल ही फॉरगेटेबल रहा उनके लिए, और उसका रीज़न भी मुझे लगता है काफ़ी सारे हैं। इनको अगर अपने यूजुअल पोजीशन पे खिलाया जाता टॉप ऑर्डर में या ओपनिंग पे, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। और एक भी मैच पे शान मसूद नहीं चल पाए। जो शान मसूद पिछले सीजन में हाईएस्ट रन स्कोरर थे या सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे डर्बीशायर के होकर, उनको एक भी मैच पे हमने कुछ खास करते हुए नहीं देखा, और अभी परसेंटेज भी वही दर्शा रहा है फैंटेसी साइट्स में। उसके बाद डेविड वीसी हैं, बेन माइक, जॉर्डन थॉमसन, डोमिनिक बेस, रेविस और चौहान। इनमें से चौहान और डोमिनिक बेस आपके स्पिनर्स हो गए। ठीक है, चौहान अभी भी सेटल्ड प्लेयर नहीं है, बहुत ही रुकी है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो अच्छा कर भी जाए। बैटिंग हैंड अच्छा है, टैलेंटेड काफ़ी है, लेकिन वही बात है कि इनके ऊपर डिपेंड करके स्पिन डिपार्टमेंट को आप सजा नहीं सकते, लेकिन लेग स्पिनर हैं। ठीक है, और सामने है डोमिनिक बेस, बॉलिंग फर्स्ट इनके कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस कभी कभार आते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्पिनर हैं और यही स्पिन डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हो यॉर्कशायर की तरफ से स्पिनर्स का, तो ये आपके लिए हो सकते हैं। बाकी अगर हम पेसर्स की बात करें जिनके ऊपर आप कुछ देख सकते हो कि वो वेरिएशन ला सकते हैं, स्लो बॉलिंग कराते हैं, उनमें से सबसे पहला नाम आना चाहिए बेन माइक का।
बेन माइक मेरे ख्याल से एनीवे से उनका परसेंटेज डिसेंट ही होगा, बॉलिंग सेक्शन में होंगे, बैटिंग कर सकते हैं, तो ये एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। देखो रिकॉर्ड कुछ नहीं है, और इन बॉलर्स का स्पेशली ये जो बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेन माइक हो गया या डोमिनिक बेस हो गया, इनका कोई भी गारंटी नहीं है कि टीम किस तरीके से यूज़ करेगी, इसीलिए कोई ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि लेके चलना ही है। परसेंटेज मेरे ख्याल से बेन माइक का डिसेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रायोरिटी वाली बात नहीं है, लेकिन बेन माइक को मुझे लगता है ये कंडीशन पसंद आ सकता है, और डोमिनिक बेस को भी। ये दोनों का एडेड एडवांटेज ये है कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, और इनकी टीम में जो बैटिंग का हालत चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। एक आध मैच में डेविड मलान कुछ करे तो बात बने, नहीं तो काफ़ी फिसड्डी लग रही है इनकी बैटिंग, तो स्पेशली टॉप ऑर्डर में, तो वो है। ठीक है, एडम लाइथ के परफॉर्मेंस आपने देख लिए हैं, इनके बैटिंग के चलने और ना चलने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो फॉर्म पर वो इसी दिन में नहीं है, फिर भी लास्ट मैच में हेड टू हेड में उन्होंने बनाया था। डेविड मलान को भी आप छोड़ नहीं सकते, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और इन दोनों टीमों में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस किसी के पास है तो वो इन्हीं के पास है, तो इनका छोड़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। एडम लाइथ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं, वो भी कोई ना कर रहा है इनकी टीम में, तो इसलिए इन दोनों को रख के चलना है। बाकी जॉर्डन थॉमसन बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, इवन लास्ट मैच में भी बॉलिंग फर्स्ट जब उन्होंने कराई थी, विकेट तो नहीं निकाला था लेकिन रन बना दिए थे, और 50 के आसपास पॉइंट उनका था, तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाते हैं। बाकी डेविड विजी के साथ लोग जा रहे हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आप ले सकते हो। तो इन चारों प्लेयर्स को लेके आप अपना कोड जो है बना सकते हो, ये परसेंटेज प्लेयर ही है, मैं सेफ ऑप्शन की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जिन प्लेयर्स को एज ए पंट ऐड कर सकते हो या इनमें से किसी को रिप्लेस करके ऐड कर सकते हो, उनमें से डोमिनिक बेस का नाम आना चाहिए। शान मसूद लोग देख नहीं रहे बिल्कुल भी, लेकिन ये कंडीशन उनको काफ़ी पसंद आ सकता है। लास्ट सीजन भी जब वो डर्बी के होकर खेलते थे, उन्होंने इस ग्राउंड पे रन बनाया था। अभी बैटिंग बहुत नीचे आ रहे हैं, वो मुझे पता है, वो यूजुअल पोजीशन नहीं है, आइडियल पोजीशन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, सब मुझे पता है, लेकिन अगर कहीं पे चलने का वो कुछ चांस बनता है शान मसूद का, वो ये कंडीशन हो सकता है। छोटी लीग में भी अगर आप कहीं पे रिस्क लेना चाहते हो ना, तो वो ये इनको ऐड कर सकते हो, नहीं भी करोगे मुझे लगता है चल ही जाएगा, क्योंकि स्मॉल लीग में तो कोई ना ले रहा है इनको। और बाकी मैंने बेन माइक का ही बता दिया, तो वो है। तो चार कोर, बेन माइक, डोमिनिक बेस और शान मसूद, इन तीनों को अगर आप कहीं पे ऐड करना चाहते हो इनके साथ, इन चार प्लेयर्स के साथ, या इन चार प्लेयर में से किसी की जगह पे, तो आप देख सकते हो। जाफर चौहान अगर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड होते तो भाई शायद ले भी लेता, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा उन्होंने दिखाया नहीं है। एक आध विकेट है कभी कभार, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्मॉल लीग में रिलायक प्लेयर ये नहीं है। डरहम की तरफ से बात करें तो ग्राहम क्लार्क के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। ठीक है, 250 का स्कोर है, और ये लौते प्लेयर हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने 250 बनाया हुआ है पुराने प्लेयर्स में। बताया कि नए प्लेयर्स में से तो रॉबिन्सन हैं, लेकिन पुराने प्लेयर्स में यही एक है। एलेक्स लीस कंसिस्टेंट नहीं है, चेज में थोड़ा बेहतर करते भी हैं, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। माइकल जोन्स, ओली रॉबिन्सन मेरी टीम में होंगे, इस ग्राउंड पर भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो बिल्कुल मेरे टीम में होंगे। ब्रैडन क्लास आप ले नहीं पाओगे, और मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, सिर्फ बैटिंग की वजह से एक ऑलराउंडर सेक्शन में प्लेयर लेना कोई मतलब नहीं है। अशन टर्नर एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है। पार्नेल मस्ट हैव है, साउटर को भी आप छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बॉलिंग फर्स्ट में तो कैप्टन फर्स्ट मटेरियल बन जाते हैं, बॉलिंग सेकंड में भी मत छोड़ो। बेन रेन बॉलिंग सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, और हेड टू हेड में भी आपने ये चीज़ देखा, 4 में से 3 बार। अब ये चीज़ नोटिस करना, 4 में से 3 बार, एक आध बार मिस हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिकॉर्ड्स हैं इनके वो बॉलिंग सेकंड में ही है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, इन दोनों में से एक को लेके चल सकते हो आप। मेरा सजेशन क्लार्क की तरफ होगा, लेकिन क्लार्क का वही है कि सामने अगर कोई स्पिनर वगैरह आ जाए, जो कि सामने वाली टीम में उतना खास कुछ है भी नहीं, जो भी फ़ायदा उनको दे सकता है, और जो स्पिनर्स हैं वो स्पिनर्स कुछ खास नहीं कर रहे हैं यॉर्कशायर की तरफ से, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ग्राहम क्लार्क को लेके चलो इस मैच में। बाकी ये दोनों हो गए 3 यहाँ से, एशन टर्नर 4, पांडेल 5, और अगर आपको स्पेस का इशू आ रहा है तो बेन रेन और साउदर में से किसी एक को लेना, टॉस के ऊपर डिपेंड करके, और अगर इशू नहीं आ रहा है तो कोशिश करना दोनों को लेकर चलने की। ठीक है, बाकी अगर एक को लेना है तो मैंने बता दिया किसको कौन से टॉस के टाइम पे लेना है। कैप्टन मस्कुलिन चॉइसेस की बात करें तो थॉमसन, वीजी या मलान, इन तीनों के आसपास लोग जा रहे हैं, ये ही थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं अगर जो भी है। और उसके बाद लाइथ के परफॉर्मेंसेस तो हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं अगर टीम में ज़रूरत पड़ी स्पिनर की, तो लेकिन कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, बॉलिंग भी नहीं करा रहे हैं, बैटिंग से भी कुछ खास नहीं है। रेविस लास्ट मैच में काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, बॉलिंग से भी 2 विकेट, बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, तो थोड़ा परसेंटेज इनका बढ़ सकता है, तो लोग शायद देखेंगे, लेकिन मेरे टीम में मैं अभी शायद मौका न दे पाऊँ। उसके बाद बेस, चौहान और माइक, ये कुछ बॉलिंग ऑप्शंस हैं जिनके कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और क्वालिटी के हिसाब से, जिस तरह के कंडीशन में ये अच्छा करते हैं, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है इन तीनों में से कोई एक तो होगा ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डरहम की तरफ से रॉबिन्सन, साउटर परसेंटेज ज़्यादा है, मुझे लगता नहीं कोई भी इनमें से किसी को कैप्टन फर्स्ट बनाने वाला है। साउटर हालांकि बॉलिंग फर्स्ट में आप बिल्कुल देख सकते हो, रिस्की में लीस अगर स्पेशली चेस कर रहे हैं तो, और बेन रेन बॉलिंग सेकंड में।
और इसके में पार्नल भी है। पार्नल कंसिस्टेंट यहाँ पर विकेट्स ले रहे हैं, मस्ट हैव है। बंचेस में नहीं ले रहे हैं तो शायद कैप्टन भाई आप नहीं बनाओ, लेकिन बॉलिंग में रखना तो टीम में ज़रूर है। और टर्नर का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और लास्ट कुछ मैचेस में उन्होंने थोड़े बहुत रन भी बनाए हैं। और क्योंकि इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है तो इनको छोड़ना नहीं है। माइकल जोन्स का भी वही सीन है कि ये काफ़ी कंसिस्टेंटली यहाँ पे रन बनाते हैं, 10 में से 8 बार। एक आध मैच फेल हो सकते हैं, लेकिन हेड टू हेड में भी रन है और ग्राउंड पे भी रन है, तो बिल्कुल इनको आप लेके चल सकते हो। अच्छा, फिलहाल के लिए मैंने ये 8 प्लेयर्स को रख रखा है। ड्रीम 11 पे अगर आप खेल रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और साइड में खेल रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो मैं बता दूं। कीपर सेक्शन में ये दोनों के अलावा तो और कोई ऑप्शन के साथ लोग जा भी नहीं रहे हैं। टेट्रासेल को बड़ी लीग में ट्राई करना, छोटी लीग में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे एक और बैट्समैन को आप ले सकते हो, इवन 2 बैट्समैनों को आप ले सकते हो। वो है एडम लाइथ, जिनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं, परफॉर्मेंस नहीं है बस, लेकिन वही है कि यही थोड़ा बहुत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और शान मसूद, क्योंकि ये जब डर्बी की होकर खेलते थे, भले ही वो ओपनिंग आते होंगे तब, लेकिन ये कंडीशन उनको काफ़ी पसंद आ सकता है। और अगर कहीं पे शान मसूद कुछ कर सकते हैं, जिन कंडीशंस में थोड़ा बहुत चांसेस बने, उनमें से ये एक कंडीशन है। तो इसीलिए मैं शान मसूद के बारे में बता रहा हूँ। रिस्क होगा लेकिन वर्थ इट हो सकता है। जनता जा रही है एलेक्स लीस के साथ, मैं जा रहा हूँ माइकल जोन्स के साथ। एलेक्स लीस को अगर लेना है तो चेज में ले लेना। ऑलराउंडर सेक्शन में लोग वीसी के साथ जा रहे हैं। आप भी जा सकते हो क्योंकि यही थोड़ा बहुत यूज्ड हो रहे हैं और परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, तो अब वो है। मैं अगेंस्ट नहीं होऊंगा इनके। रेबीज़ के साथ लोग जा रहे हैं, मैं शायद रेबीज़ को मौका ना दे पाऊँ, लेकिन मैं इनके जगह पे जिस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा वो है बेन माइक या डोमिनिक बेस में से कोई एक, वीसी के जगह पे। हालांकि आप चाहो तो दोनों को भी ले सकते हो साथ में, मतलब वीसी को भी ले सकते हो और ये माइक और बेस में से भी दोनों को एक को ले सकते हो। लेकिन अगर मुझे कोई रिप्लेसमेंट करना पड़े तो मैं ऐसा करूंगा। बाकी यहाँ पर मैंने साउटर को रख रखा है। मेरा सजेशन ये होगा कि साउटर को छोड़ो नहीं। बॉलिंग फर्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड में भी मत छोड़ो। और अगर आपको रिस्क लेना ही है तो बॉलिंग सेकंड में ले सकते हो। और बेन रेन बॉलिंग सेकंड में गलती से भी नहीं छोड़ना है, बॉलिंग फर्स्ट में आप चांस ले सकते हो। ये कैलकुलेशंस ध्यान में रखना, कौन से प्लेयर को कहाँ पे लेना है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ही ले पाओगे, वीसी और वो जगह में से किसी एक को ले पाओगे, ऐसा आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी आप लाइथ के जगह पे एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हो, जो मैंने बताया, डोमिनिक बेस, चौहान और माइक में, इन तीनों में से किसी एक को। ठीक है, तो ये छोटे मोटे चेंजेस जो हैं आप कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करें तो सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं मैं। ठीक है, यॉर्कशायर पहले बॉलिंग करा रही है, थॉमसन जिनके साथ लोग जा भी रहे हैं, बनता भी है, उनका बॉलिंग फर्स्ट अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, और बेन रेन, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। डरम पहले बॉलिंग करा रही है तो नेथन साउटर, बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, और ओली रॉबिन्सन या ग्राहम क्लार्क में से भी आप प्लेयर्स को देख सकते हो। ठीक है, यॉर्कशायर की तरफ से थॉमसन के अलावा किसी के भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है या फॉर्म नहीं है कि मैं बता सकूं। लाइथ के रिकॉर्ड्स हैं, फॉर्म नहीं है, और मलान के कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं है, लेकिन थॉमसन रिकॉर्ड भी है डिसेंट, फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो इसीलिए ऑप्शन बनते हैं। और डरम की तरफ से साउटर, बेन रेन, इसके अलावा ओली रॉबिन्सन, ये 3 आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।